जय हिंद आप सभी को। पिछली क्लास में हमने मूर्धन्य व्यंजन और वर्णमाला के जो 52 वर्ण हैं उनको भी हमने विस्तार से देखा था। अघोष सघोष क्या होता है उसके बारे में देखा था और अल्प प्राण महाप्राण के बारे में भी देखा था। आज हम वर्णों के उच्चारण के बारे में पढ़ेंगे। वर्णों के उच्चारण को हम 6 भागों में विभक्त कर सकते हैं और कौन कौन से वर्ण कौन कौन से जो है उच्चारण स्थान में रखे जाते हैं उसको आज हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्णों के जो उच्चारण स्थान 6 भागों में विभक्त किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है कंठ, कंठ हो गया। दूसरा है तालव्य, तीसरा हो जाता है मूर्धा जिसको मूर्धन्य कहते हैं और चौथा हो जाता है दंत। दंत और पांचवा हो जाता है ओष्ठ। छठवां हो जाता है नाक। तो इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से वर्ण कौन कौन से उच्चारण स्थान की जगह रखे जाते हैं। सबसे पहले हम कंठ के बारे में देखते हैं। कंठ के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण रखे जाएंगे। तो कंठ के अंतर्गत कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण आएंगे प्लस निचली जीभ के स्पर्श से, निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण। बोले जाने वाले वर्ण वो कौन कौन से हैं। जैसे जैसे कंठ से जो वर्ण निकलते हैं इसको हम किस में रखते हैं, कावर्ग। कावर्ग के जो वर्ण है वो उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। प्लस निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले इसमें आएगा अ आ। प्लस जो विसर्ग है उसको भी हम कंठ के अंतर्गत रखते हैं। विसर्ग और काकल्य वर्ण जिसको हा बोलते हैं, हा, ये कंठ के अंतर्गत आता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा है, तालव्य। जिसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु, और उसके अंतर्गत हम चा वर्ण रखते हैं। दूसरा क्या है, तालव्य। तालव्य, तालव्य के अंतर्गत जो वर्ण तालु से निकलते हैं उनको रखते हैं प्लस निचली जीभ के स्पर्श से। निचली जीभ के स्पर्श से, निचली जीभ के स्पर्श से जो बोले जाने वाले वर्ण होते हैं उसको जो है हम रखते हैं। कौन कौन से हैं, इसमें आता है तालु से निकलने वाले जो वर्ण है क्या है, उसमें चावर्ग। चा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। प्लस ई और ई, प्लस इसमें और या और बड़स्या, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य होता है। तीसरा है
मूर्धा, जिसको मूर्धन्य कहते हैं। मूर्धन्य में मूर्धा और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण आते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहले लिख लेते हैं, मूर्धा और प्लस जीभ के स्पर्श से। जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण हैं, जैसे इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसमें आता है टा वर्ग, इसमें टा वर्ग आता है, प्लस इसमें खष्टी सा आता है, और रा आता है, और री आता है। ये हमारे मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। टा वर्ग प्लस खष्टी सा, रा और री, ये मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से हमारे 3 भाग कंप्लीट हो गए। चौथा देखते हैं। दंतोष्ठ। दंत, दंतोष्ठ अलग होता है, दंत। दंत, दंत के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? दंत, दंत के अंतर्गत आते हैं जो वर्ण दांत से बोले आते हैं, जिनका उच्चारण स्थान क्या है? इसमें हम तावर को रखते हैं, तावर, क्योंकि ता, था, दा, धा, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। इसमें क्या आएगा? तावर्ग आएगा, तावर्ग। प्लस इसमें ला और सा, ये दंत के अंतर्गत आता है। फिर आता है ओष्ठ, ये हमारा चौथा है, ये 5वां है। ओष्ठ, ओष्ठ के अंतर्गत आता है जो वर्ण ओठ से बोले जाते हैं, जिसमें ओठों का इस्तेमाल होता है, जैसे पावर्ग। तो पावर के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, पावर्ग प्लस उ और उ, ये ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। छठा हमने देखा था नाक। नाक से अनुनासिक वर्ण बोले जाते हैं, जैसे अंगा, ड़ा। इस तरह से जिन वर्णों का उच्चारण स्थान नाक होता है, तो इस तरह से इसके अंतर्गत लिखते हैं। और फिर कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान अलग अलग है, जैसे जिसको हम बोल देते हैं दंतोष्ठ, मतलब दांत और ओठ दोनों का इस्तेमाल जिसमें हुआ रहता है, वो दंतोष्ठ होता है। एक है कंठ तालव्य, कंठोष्ठ, इस तरह के वर्ण हैं। तो पहले कंठ तालव्य देखते हैं। कंठ तालव्य, इसके अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? तो कंठ तालव्य के अंतर्गत हमारा ए आता है और ऐ आता है। कंठ तालव्य में ए और ऐ वर्ण जो है, ये कंठ तालव्य के अंतर्गत आते हैं। एक है कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? तो कंठोष्ठ के अंतर्गत ओ और औ आता है, ओ और औ आता है कंठोष्ठ के अंतर्गत। एक है दंतोष्ठ, जिसमें दांत और ओठ दोनों का इस्तेमाल होता है। तो दंतोष्ठ, दंतोष्ठ के अंतर्गत हमारा वा वर्ण आता है, वा। इस तरह से हमने वर्णों का जो उच्चारण स्थान है उसको देख लिया। हमारा जो वर्णमाला का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं जरा उनको देखते हैं।
जैसे आयोगवाह, आयोगवाह किसे कहते हैं? आयोगवाह क्या है? आयोगवाह का मतलब होता है योग ना होने पर भी जो साथ रहे वो आयोगवाह कहलाता है। योग ना होने पर, योग ना होने पर भी जो साथ रहे, जो साथ रहे आयोगवाह कहलाता है, आयोगवाह कहलाता है। आयोगवाह में किशोरीदास वाजपेयी जी ने इसमें अनुस्वार और विसर्ग इन दोनों को रखा हुआ है। तो इसमें अनुस्वार मतलब अंक और विसर्ग मतलब आहा, इन दोनों को आयोगवाह के अंतर्गत रखा जाता है। और ध्वनि क्या होती है? ध्वनि, ध्वनि किसे कहते हैं? स्वर या वर्ण बोल सकते हैं। वह वर्ण, वर्ण जो हमारी वागेंद्रियों से निकलते हैं, वागेंद्रियों से निकलते हैं। वागेंद्रियों या जिह्वा लिख सकते हो। वागेंद्रियों से निकलते हैं, ध्वनि कहलाते हैं। ध्वनि कहलाते हैं। कहलाती है, वागेंद्रियों से निकलती है, ध्वनि कहलाती है। जैसे छोटा, बड़ा, का, खा, ये शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं तो उसको ध्वनि कहते हैं। और वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण, ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। क्या? ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण है। इस तरह से आयोगवाह को हमने जाना, ध्वनि किसे कहते हैं उसे जाना, वर्ण किसे कहते हैं उसे जाना। जब हमने वर्णमाला टॉपिक शुरू किया था तो हमने शुरू में बताया था कि वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे लघुतम इकाई ध्वनि है। ध्वनि के सार्थक समूह को या ध्वनि के समूह को वर्ण कहते हैं और वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इस प्रकार से हमारे वर्णमाला का जो टॉपिक है यही समाप्त होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।